हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में और चीज़ें क्लियर भी हो रही होंगी। अगर नहीं क्लियर हो रही हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक को फिर से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हम आप सभी जानते हैं कि लास्ट वीडियो जो हमारा था सीडीपी का, इसमें हमने पढ़ा था कल्पना, तर्क और चिंतन के बारे में। जाना था कि कल्पना क्या होती है, उसके प्रकार देखे, फिर तर्क के प्रकार देखे, चिंतन के प्रकार देखे, तीनों में जो डिफरेंस था वो भी हमने जाना था। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिंग। हम इसमें जानेंगे कि जेंडर क्या होता है, लिंग किसे कहते हैं, सेक्स और लिंग में अंतर क्या है, यानी कि सेक्स और जेंडर में अंतर क्या है। साथ ही साथ हम जानेंगे क्रिएटिविटी क्या होती है, सृजनात्मकता क्या होती है। तो एक दो टॉपिक हैं छोटे छोटे से, इन्हें हम देखेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लिंग यानी कि जेंडर। समाज में अक्सर यह निर्धारित होता है कि लड़के क्या करें और लड़कियां क्या करें। इसे ही हम लिंगीय भूमिका यानी कि जेंडर रोल कहते हैं। क्वेश्चन बनेगा एक नंबर में कि जेंडर रोल क्या है, क्या होता है, क्या आप समझते हैं उससे। चार पांच आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको जानना है कि लिंगीय भूमिका या जेंडर रोल क्या होता है। आपने देखा होगा कि समाज में क्या होता है, जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, वहाँ हमेशा से निर्धारित होता है कि लड़कों को क्या काम करने चाहिए, लड़कियों को क्या काम करने चाहिए। लड़कों को मैच खेलना चाहिए, क्रिकेट खेलना चाहिए, लड़कियों को लूडो खेलना चाहिए, ठीक है, या खो खो खेलना चाहिए। तो हमेशा फिक्स रहता है कि लड़कों को ये काम करने हैं, लड़कियों को ये काम करने हैं, लड़कों को घर के बाहर के काम करने हैं, लड़कियों को घर के अंदर के काम करने हैं। तो हर चीज़ डिसाइड होती है समाज में। ठीक है, तो जो हम निर्धारित कर लेते हैं इसी को हम कहते हैं लिंगीय भूमिका या जेंडर रोल। कि लड़कों का अलग काम है, लड़कियों का अलग काम है। लड़कों का काम है घर से बाहर के काम करना, यानी कि सब्जी लाना, आटा पिसवाना, या जो भी काम है। और लड़कियों को घर के अंदर के काम करने हैं, यानी कि कपड़े धोना, खाना बनाना, ये सारी चीज़ें, साफ सफाई करना। तो हमने पहले से ही डिसाइड कर रखा है। तो इसी चीज़ को जेंडर रोल कहते हैं या लिंगीय भूमिका कहते हैं। तो क्लियर हो गया लिंगीय भूमिका क्या है। यानी कि जब समाज पहले से ये डिसाइड कर ले कि लड़कों को क्या करना है, लड़कियों को क्या करना है, इसे हम क्या कहेंगे, लिंगी भूमिका कहेंगे या जेंडर रोल कहेंगे। अब हम जान लेते हैं कि सेक्स और जेंडर में अंतर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। कई बार आपने सुना होगा कि आपका सेक्स क्या है। तो सेक्स मतलब होता है मेल या फीमेल। फिर ठीक है, अब ये हम जानेंगे कि सेक्स और जेंडर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्स जो होता है वो जैविक होता है, बायोलॉजिकल होता है। जेंडर क्या होता है, ये सामाजिक तथा सांस्कृतिक होता है, यानी कि समाज हमें जो देता है उसे हम बोलेंगे सामाजिक या सांस्कृतिक। यानी कि जेंडर जो होता है वो सामाजिक होता है या सांस्कृतिक होता है, ये समाज से हमें मिल रही है परिभाषा। जबकि सेक्स जो होता है वो जैविक होता है, जन्म से होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि शरीर के अंगों, गुणसूत्रों तथा हार्मोन से ये निर्धारित होता है। सेक्स जो होता है वो किससे निर्धारित होता है, तो शरीर के अंगों से, गुणसूत्रों से और हार्मोन से। ठीक है, क्या चीज़ निर्धारित होती है, तो सेक्स से निर्धारित होता है। जबकि अगर हम बात करें जेंडर की, ये व्यवहार, भूमिकाओं व अपेक्षाओं से बनता है जो समाज तय करता है। यानी कि समाज डिसाइड करेगा कि आप लड़के हैं या लड़की। कहा नहीं जाता कि लड़के हैं, लड़के रोते नहीं, तो लड़कों से कह दिया जाता है। लड़कियों से कहा जाता है आपको घर के काम करने चाहिए, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो ये समाज डिसाइड कर रहा है, तो समाज बताता है कि आपका जेंडर क्या है। तीसरा पॉइंट है कि नर तथा मादा, यानी कि सेक्स में दो चीज़ें आती हैं। पहला नर यानी कि मेल और फीमेल। जबकि जेंडर क्या डिसाइड करता है, तो ये डिसाइड करता है आपका स्त्रीन और पुरुषोचित, यानी कि फेमिनिन और मैस्कुलिन। अब फेमिनिन है या मैस्कुलिन है, ये डिसाइड कर रहा है जेंडर आपका। तो तीन डिफरेंस हैं, कौन कौन से, तो सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकल होता है, जन्म से होता है। ये आपका शरीर डिसाइड करेगा कि आपका सेक्स क्या होगा। लेकिन जेंडर क्या होता है, ये आपका समाज तय करता है कि आपका जेंडर क्या होगा। यानी कि लड़कों को ये काम करना चाहिए, लड़कियों को ये काम करना चाहिए, ये आपको समाज बता रहा है। तो समाज क्या बता रहा है कि आपका जेंडर क्या है। अगर आप लड़के हैं तो आपको ये काम करने हैं, आप लड़की हैं तो आपको ये काम करने हैं, आपको ऐसा बिहेव करना है अगर आप लड़के हैं, आपको ऐसा बिहेव करना है अगर आप लड़की हैं। ठीक है, आपको शर्माना है, आप आराम से बैठना है, तेज बोलना नहीं है। तो ये समाज तय कर रहा है कि लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए। लड़कों को बोला जाता है कि आपको निडर रहना चाहिए, ठीक है, सभी के साथ घुल मिल कर रहना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें तो ये लड़कों के लिए है। तो ये समाज तय करता है। तो आपको डिफरेंस पता चल गया कि सेक्स और जेंडर में डिफरेंस क्या है। सेक्स जो होगा वो जन्म से होगा और जो जेंडर होगा वो समाज तय करेगा, यानी कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक होगा। सेक्स में क्या होगा, शरीर के जो अंग होते हैं, गुणसूत्र, हार्मोन, इनसे डिसाइड होता है सेक्स क्या होगा किसी का, यानी कि मेल फीमेल और इंटरसेक्स वाले आ जाएंगे इसमें। जेंडर में क्या होता है, व्यवहार तथा भूमिकाओं एवं अपेक्षाओं से बनता है जो समाज तय करेगा। ठीक है, वो आपसे क्या अपेक्षा रखता है। तीसरे क्या है, सेक्स के दो पार्ट हैं, मेल और फीमेल। ठीक है, दो लोग आते हैं, मेल और फीमेल आ जाएगा इसमें, और इंटरसेक्स वाले आ जाएंगे। जेंडर में क्या, फेमिनिन और मैस्कुलिन आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस याद कर लेना। नेक्स्ट में पढ़ना है जेंडर आइडेंटिटी, यानी कि लिंग पहचान किसे कहते हैं, जेंडर आइडेंटिटी किसे कहते हैं। तो जेंडर आइडेंटिटी का अर्थ है कि व्यक्ति स्वयं को कैसे पहचानता है, स्त्री या पुरुष के रूप में। लगभग 3 वर्ष की आयु तक मोस्टली बच्चे ये जान जाते हैं कि वे लड़के हैं या लड़की। तो देखिए जेंडर आइडेंटिटी क्या है, तो जेंडर आइडेंटिटी यानी कि लिंग पहचान का अर्थ यही होता है कि व्यक्ति स्वयं को कैसे पहचानता है, वो अपने आप को लड़का मानता है या लड़की मानता है। देखिए आपने कई बार सुना भी होगा कि कई लड़के कहते हैं मेरे को कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं लड़का हूँ,
ठीक है, क्योंकि उनकी हरकतें थोड़ी लड़कियों जैसी होती हैं, वो क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर उसमें कमी है या ज़्यादा, उसकी वजह से ये दिक्कतें होती हैं। तो उसमें होता क्या है कि लड़के जो होते हैं वो अपने आप को लड़की समझते हैं, या जो लड़कियां होती हैं वो अपने आप को लड़का समझ रही हैं। तो वही बात है कि जेंडर आइडेंटिटी क्या है कि व्यक्ति स्वयं को कैसे पहचानता है, वो स्त्री के रूप में खुद को देखता है या लड़के के रूप में खुद को देखता है। लगभग 3 वर्ष की आयु में यार जो बच्चा होता है, जब वो छोटा होता है तो 1-2 साल तक उसे नहीं पता चलता कि वो लड़का है कि लड़की, लेकिन जैसे ही वो 3 साल तक का होता है तो ज़्यादातर बच्चों को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि वो लड़के हैं या लड़की हैं। ठीक है, अब जेंडर रोल क्या होता है, लिंगी भूमिका क्या है, वो भी हम जान लेते हैं। समाज द्वारा तय की गई अपेक्षाएं क्या कहलाती हैं, जेंडर रोल कहलाती हैं या लिंगी भूमिकाएं कहलाती हैं। कि लड़कों और लड़कियों को कैसे सोचना है, व्यवहार करना है, महसूस करना है, यही जेंडर रोल है। कि समाज आपको बताएगा कि आपको कैसे रहना है, वो आपसे क्या अपेक्षा करता है। लड़कों से वो क्या अपेक्षा कर रहा है समाज, और लड़कियों से वो क्या अपेक्षा कर रहा है। लड़कों से अपेक्षा कर रहा है कि वो बहादुर बने, शक्तिशाली बने, और अपने परिवार को लेकर चलें, अपने परिवार के बारे में सोचें। लड़कियों से वो अपेक्षा करता है कि वो घर के काम में हेल्प करें, घर का काम अच्छे से सीखें, बाहर जब भी जाएं शादी होके तो वहाँ पर अपने परिवार का नाम रोशन करें। तो लड़कियों से अलग भूमिकाएं रखता है और लड़कों से अलग भूमिकाएं रखता है, अलग अलग अपेक्षाएं रखता है। तो यही जेंडर रोल कहलाता है, यही लिंगी भूमिका कहलाता है। कि समाज क्या कर रहा है, लड़कियों से अपेक्षा करता है कि वो कैसे सोचेंगी, वो कैसी बने, तो वो कोमल बने, शांत बने, आज्ञाकारी बने। और लड़कों से अपेक्षा रखेगा कि वो मजबूत बने, साहसी बने, आत्मनिर्भर बने। तो यही कहलाता है आपका लिंगी भूमिका या जेंडर रोल। तो जेंडर रोल हमने देख लिया। अब हम जानते हैं जेंडर टाइपिंग किसे कहते हैं। जेंडर टाइपिंग का मतलब है लिंग टाइपिंग। तो जेंडर टाइपिंग वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा सीखता है कि समाज में कौन से व्यवहार, कपड़े, रुचियां तथा भूमिकाएं लड़कों या लड़कियों के लिए उचित मानी जाती हैं। तो जेंडर टाइपिंग क्या बताता है, तो जेंडर टाइपिंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चा ये सीखता है कि समाज में कौन से व्यवहार उसे करने चाहिए, कौन से कपड़े उसे पहनने चाहिए, कौन सी रुचियाँ, कौन सी भूमिकाएं लड़कों के लिए ठीक हैं, कौन सी रुचियाँ, व्यवहार, कपड़े लड़कियों के लिए ठीक है, ठीक उचित माने जाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि लड़कों को डॉल से खेलने को मना किया जाता है। यानी कि जब बच्चे छोटे होते हैं, लड़के छोटे होते हैं, तो उनसे कहा जाता है नहीं तुम डॉल से कैसे खेल रहे हो, ये लड़कियां खेलती हैं इससे, तुम जाओ फुटबॉल खेलो या कि क्रिकेट खेलो। ठीक है, तुम डॉल से नहीं खेलोगे, डॉल से लड़कियां खेलती हैं। या जैसे कि लड़की है छोटी सी और फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो रहा है इसको स्कूल में, तो उससे कह देते हैं कि नहीं तुम पापा की भूमिका नहीं निभाओगे, तुम मम्मी बनो। ठीक है, पापा नहीं बनते लड़कियां। ठीक है, तो ये बोल दिया जाता है। जबकि लड़कियों को छोटे पे आपको पता है कि इलेक्ट्रा ग्रंथि उनमें पाई जाती है, इसकी वजह से उन्हें पापा पसंद होते हैं। ठीक है, फादर पसंद होते हैं। लेकिन क्या होता है कि उन्हें पापा की भूमिका निभाने से मना कर दिया जाता है। तो ये एग्जाम्पल हैं जेंडर टाइपिंग के। यानी क्या है जेंडर टाइपिंग, कि इसमें बच्चा ये सीखता है कि समाज में उसे कौन से व्यवहार करने चाहिए, कैसे कपड़े उसे पहनने चाहिए, कैसी रुचियाँ रखनी चाहिए, कैसी भूमिकाएं निभानी चाहिए। ये जेंडर टाइपिंग कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा कि मान लिया एक लड़की है, उसके कई सारे भाई हैं, तो वो भी लड़कों जैसे बिहेव करती है, वो भी लड़कों जैसे कपड़े पहनना पसंद करती है, वो भी कहती है मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा। आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें। तो वो धीरे धीरे टाइम के बाद वो चीज़ें सही हो जाती हैं। तो वो जेंडर टाइपिंग होता है कि उसे सिखाया जाता है कि नहीं तुम्हें ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, तुम लड़की हो तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने हैं। ठीक है, तुम्हें ये चीज़ पसंद होनी चाहिए। तो ये होता है जेंडर टाइपिंग। अब हम जान लेते हैं कि जेंडर वाइज क्या होता है, लैंगिक पूर्वाग्रह क्या होता है। तो जेंडर वाइज का अर्थ है जब किसी व्यक्ति के साथ केवल उसके लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, तो वो कहलाता है जेंडर वाइज या लैंगिक पूर्वाग्रह। तो जेंडर वाइज क्या है, कि जेंडर वाइज का अर्थ है, लैंगिक पूर्वाग्रह का अर्थ है कि जब किसी व्यक्ति के साथ केवल उसके लिंग यानी कि जेंडर के आधार पर भेदभाव किया जाए, तो वो कहलाता है लैंगिक पूर्वाग्रह। यानी कि एग्जाम्पल क्या है इसका, कि स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन में लड़कियों को प्राथमिकता देना, यह मानते हुए कि लड़के अच्छा नहीं गाते। जैसे मान लीजिए स्कूल में कंपटीशन चल रहा है सिंगिंग का, तो उसमें क्या है कि लड़के कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन लड़कों से मना कर दिया था, नहीं तुम्हारी आवाज़ भारी है, तुम अच्छा नहीं गा पाओगे। लड़कियां अच्छा गाती हैं, ठीक है, उनकी आवाज़ कोमल होती है, पतली होती है, तो वो अच्छा गा लेंगी। तो ये होता है लैंगिक पूर्वाग्रह। या लड़कियों से ये कह दी जाए कि मान लिया कोई कंपटीशन आया गेम्स का, तो उनसे कह दिया नहीं तुम अच्छा नहीं खेल पाओगी, तो लड़कियां इतनी अच्छी नहीं होती हैं, ये इतनी एक्टिव नहीं होती हैं। ठीक है, लड़के अच्छा खेल लेंगे तो लड़कों को उसमें भाग लेने दो गेम्स वगैरह में, और तुम सिंगिंग कंपटीशन में भाग लो। ठीक है, तो ये कहलाता है लैंगिक पूर्वाग्रह। अब हम जान लेते हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, लैंगिक रूढ़िबद्धता क्या होती है। तो देखिए, जब किसी समाज में पूर्व निर्धारित सोच के आधार पर यह मान लिया जाता है कि लड़के या लड़कियां कुछ विशेष कार्यों के लिए ही उपयुक्त हैं, उसे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं, यानी कि लैंगिक रूढ़िबद्धता कहते हैं। यानी कि हमने क्या करा, अपने समाज में पहले ये चीज़ मान ली कि लड़कियां इस चीज़ के लिए बेस्ट होती हैं और लड़के इन कामों के लिए बेस्ट होते हैं, तो उन्हें वही काम देने चाहिए। तो ये कहलाता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग या लैंगिक रूढ़िबद्धता।
जैसे कुछ धारणाएं हैं जो समाज ने बना रखी हैं कि महिलाएं जो होती हैं वो सिर्फ घर के काम के लिए हैं और पुरुषों को रोना नहीं चाहिए। यानी कि ये माना जाता है कि जो महिलाएं हैं वो घर के काम के लिए ही ठीक रहती हैं, उन्हें बाहर के काम नहीं करने चाहिए, उन्हें ऑफिस नहीं जाना चाहिए, उन्हें जॉब नहीं करनी चाहिए, सिर्फ घर के काम करने चाहिए। ठीक है, तो ये धारणा है किसने बनाई है? समाज ने बनाई है। तो ये क्या कहलाएगा? लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाएगा, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहलाएगा। और कहा जाता है कि पुरुषों को रोना नहीं चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं कि पुरुषों को रोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं रोना चाहिए? उन्हें रोना नहीं आएगा तब भी उन्हें नहीं रोना चाहिए। क्यों नहीं रोना चाहिए? पुरुष को बहुत मजबूत बनाने की कोशिश की गई है। हर जगह पोएम में, हर जगह क्या कहा जाता है कि पुरुष जो होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, सब कुछ सह लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनका मन भी करता है रोने का, लेकिन उन्हें रोने को मना किया गया है। ये कहा गया कि नहीं, समाज में पुरुष को नहीं रोना चाहिए, यानी कि अगर पुरुष रो देगा तो बहुत बुरी चीज़ हो जाएगी, है ना। तो भाई धारणा बना रखी है कि समाज में क्या है कि पुरुष को रोना नहीं चाहिए और महिलाओं को सिर्फ घर के काम करने चाहिए। तो ये क्या चीज़ है? ये लैंगिक पूर्वाग्रह है। नेक्स्ट है आपका सेल्फ सोशलाइजेशन। तो जान लेते हैं कि सेल्फ सोशलाइजेशन यानी कि स्व समाजीकरण क्या है। बच्चे खुद ही समाज की लिंग भूमिका को समझकर अपने व्यवहार में उसे आत्मसात कर लेते हैं, तो वो कहलाता है आपका सेल्फ सोशलाइजेशन या स्व समाजीकरण। यानी कि जो बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो क्या करेगा? वो समाज में खुद समझ जाएगा कि उसकी लिंग भूमिका क्या है। यानी कि लड़के कौन से काम करते हैं, लड़कियां कौन से काम करती हैं, लड़कों को कैसा रहना चाहिए, लड़कियों को कैसे रहना चाहिए, लड़कों को कौन से गेम खेलने चाहिए, लड़कियों को कौन से गेम खेलने चाहिए। तो बच्चे क्या होते हैं, वो खुद ही समझ जाते हैं चीज़ों को, ठीक है, और उसे अपने व्यवहार में क्या करते हैं? आत्मसात कर लेते हैं। तो वो कहलाता है आपका सेल्फ सोशलाइजेशन या स्व समाजीकरण, कि बच्चे क्या करते हैं? खुद ही समाज की लिंग भूमिका को समझकर अपने व्यवहार में उसे आत्मसात कर लेते हैं। तो ये कहलाता है आपका सेल्फ सोशलाइजेशन या स्व समाजीकरण। अब प्रश्न देख लेते हैं जो आए हुए हैं। पहला है कि विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाता है। यानी कि आपके जेंडर जो होता है लड़के का या लड़की का, उसके व्यवहार के बारे में जो पहले से चीज़ें चली आ रही हैं, जो निश्चित सोच है उस जेंडर को लेके, जो निर्धारित सोच है उस जेंडर को लेके, ठीक है, वो क्या कहलाती है? तो उसे हम कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिता। जो हमने ऊपर पढ़ा कि लड़कियों को क्या करना चाहिए? घर के काम करने चाहिए और पुरुषों को रोना नहीं चाहिए। तो यही है आपका क्या? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग या जेंडर रूढ़िवादिता, कि विभिन्न जेंडर के जो व्यवहार होते हैं उसके बारे में पूर्व कल्पित यानी कि पूर्व निर्धारित सोच के आधार पर ये मान लिया जाता है कि लड़के या लड़कियां कुछ विशेष कार्यों के लिए बने हैं, ठीक है। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समाजीकरण प्रक्रिया में कम उम्र में ही उचित लैंगिक भूमिकाएं सीखते हैं। यानी कि कौन सी समाजीकरण की प्रक्रिया है जिसमें कम उम्र में ही जो बच्चे होते हैं वो उचित लैंगिक भूमिकाएं सीख जाते हैं। तो ये कहलाता है आपका जेंडर टाइपिंग। इसे हम लोग लिंग निर्धारण भी कहते हैं और लैंगिक प्रकार भी कहते हैं। दोनों के नाम याद रखना, लैंगिक प्रकार या लिंग निर्धारण या जेंडर टाइपिंग, ठीक है। तो कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया है? तो जेंडर टाइपिंग जो है एक समाजीकरण की प्रक्रिया है जिसमें कम उम्र में ही जो बच्चे होते हैं वो अपनी लैंगिक भूमिकाएं सीख लेते हैं कि लड़कों को कैसे रहना है, लड़कियों को कैसे रहना है, ठीक है, उन्हें कैसे कपड़े पहनने हैं, लड़कों को कैसे पहनने हैं, ये सारी चीज़ें। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। तो हम जानेंगे कि क्रिएटिविटी क्या होती है। सृजनात्मकता का शाब्दिक अर्थ है सृजन या उत्पन्न करना। सृजन करना समझ रहे हैं ना, कोई नई चीज़ बनाना। तो क्रिएटिविटी का मतलब ही होता है कि हम कुछ नई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, तो वही कहलाता है सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता का शाब्दिक अर्थ है सृजन करना या उत्पन्न करना, नई चीज़ बनाना या नई चीज़ उत्पन्न करना। मनुष्य की वह शक्ति जिसके द्वारा वह कुछ नवीन सृजन करता है सृजनात्मकता कहलाती है। यानी कि मनुष्य की क्या है? मनुष्य के पास एक शक्ति है जिसके द्वारा वो क्या कर रहा है कि नई नई चीज़ें बना रहा है, नई नई चीज़ें सृजन कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या चीज़ कहलाएगी? तो वो कहलाएगी सृजनात्मकता, ठीक है। याद रखना कि मनुष्य की वह शक्ति जिसके द्वारा वह कुछ नया सृजन करता है सृजनात्मकता कहलाता है, ठीक है, सृजनात्मकता कहलाता है। बार बार मैं गलत पढ़ जा रहा हूँ तो आप लोग बस समझ जाना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा इसके बारे में? तो क्रो एंड क्रो ने कहा कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, देखिए एक ही इसमें दी गई है तो एक ही अच्छे से पढ़ लेना। अगर आएगी तो क्रो एंड क्रो की ही पूछेगा कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की क्या है? मानसिक प्रक्रिया है। तो ये क्रो एंड क्रो ने कहा है सृजनात्मकता के बारे में। अब देखिए इसके 4 तत्व होते हैं। अब वो 4 तत्व बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से याद रखना कि कौन कौन से 4 तत्व हैं। तो पहला प्रभाव है जिसे फ्लुएंसी कहते हैं। प्रभाव से तात्पर्य अनेक प्रकार के विचारों की खुली अभिव्यक्ति से है कि मान लिया आप कुछ नया सृजन करने जा रहे हैं तो आपके अंदर बहुत सारी विचार आएंगे कि नहीं ये काम ऐसे कर लेते हैं, ये काम ऐसे कर लेते हैं। जैसे आपको नया बिजनेस खोलना है, ठीक है, तो आपके अंदर बहुत सारे विचार हैं कि इस चीज़ का बिजनेस खोल लेते हैं, ऐसा करते हैं जिम ही खोल लेते हैं, या ऐसा करते हैं कि जिम नहीं खोलेंगे तो कंप्यूटर सेंटर खोल लेते हैं। आज के टाइम पे कैफ़े वगैरह भी काफ़ी चल रहे हैं। तो बहुत सारे आपके अंदर विचार आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये प्रवाह कहलाता है, फ्लुएंसी कहलाता है। तो प्रवाह से तात्पर्य है कि अनेक प्रकार के विचारों की खुली अभिव्यक्ति। दूसरा जो हमारा तत्व है उसका नाम है लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। लचीलापन से तात्पर्य विविधता से है, अर्थात समस्या आने पर उसके समाधान के लिए अनेक विचार प्रस्तुत होना। यानी कि लचीलापन से मतलब क्या होता है? विविधता।
यानी कि अगर मान लिया कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ गई तो आपके पास कई सारे विचार होने चाहिए जिससे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं। जैसे मान लो कि आप बच्चे को मैथ पढ़ा रहे हो, आपने एक विधि से सिखाया कोई सवाल और बच्चे को वो नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, 2-3 विधियों से और बताएंगे बच्चे को, ताकि हो सकता है अगर ये विधि उसे टफ लग रही है तो हो सकता है वो दूसरी विधि से सीख जाए। या मान लीजिए कि आप कोई डिश बना रहे हैं घर वालों के लिए और उसमें किसी चीज़ की कमी रहेगी, कोई क्रीम वगैरह आपको डालनी थी, आप क्या करें, नहीं डाल पाए, थी नहीं आपके पास, तो आपने क्या कोई दूसरी चीज़ उसमें मिला दी, जैसे काजू हुआ, किशमिश हुआ, या कोई चीज़ ऐसी मिला दी जिससे उसका टेस्ट और बढ़ जाए। तो ये क्या है, ये लचीलापन है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी है, विविधता है कि आप क्या कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए आपके पास कई सारे समाधान हैं, एक समाधान नहीं कि अगर एक चीज़ काम नहीं करेगी तो दूसरी चीज़ ट्राई करेंगे। तो ये कहलाता है लचीलापन। तीसरा जो सृजनात्मकता का तत्व है वो है मौलिकता, यानी कि ओरिजिनलिटी। जब व्यक्ति स्वतंत्र विचारों का उपयोग करता है, उसके विचार नकल नहीं होते बल्कि खुद के अनुभवों व कल्पनाओं पर आधारित होते हैं। तो मौलिकता का मतलब ये होता है कि आप नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं, ऐसी चीज़ नहीं कि जो पहले से बनी हुई है आप उसको यूज़ कर रहे हैं, कोई नई चीज़। यानी कि जब व्यक्ति स्वतंत्र विचारों का उपयोग करता है तो उसके विचार नकल नहीं होते, ठीक है, वो क्या होता है, उसके ओरिजिनल विचार होते हैं। वो कोई काम कर रहा है तो वो ओरिजिनलिटी से कर रहा है, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे के विचार को वो यूज़ कर रहा है। तो ये कहलाता है मौलिकता, कि जब भी कोई व्यक्ति नया सृजन करता है, जैसे वैज्ञानिक वगैरह होते हैं तो नई नई खोज करते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो अपने आप में मौलिक होती हैं चीज़ें, क्योंकि उससे पहले उस टाइप की खोज हुई नहीं है। तो ये क्या है, उनके विचार वो मौलिक विचार हैं। और लास्ट जो हमारा तत्व है सृजनात्मकता का वो है आपका विस्तारण। विस्तारण क्या होता है, तो विचारों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना विस्तारण कहलाता है। ये कोई विचार जो रखे हैं आपने, आप उसे बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, विस्तारण कहलाएगा। तो ये जो है वो क्या है, तत्व है सृजनात्मकता के। अब हम जानेंगे सृजनात्मकता की विशेषताएं, यानी कि क्रिएटिविटी की क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहला अपसारी चिंतन, जो भी क्रिएटिव होगा बंदा वो क्या करेगा, अपसारी चिंतन करेगा। यानी कि अपसारी चिंतन क्या होता है कि एक सवाल के कई सारे आंसर होना। जैसे होता क्या है कि अगर मान लिया आपसे बच्चों से पूछें आप कि भारत कैसा देश है, तो सारे बच्चे अलग अलग आंसर देंगे। लेकिन आप पूछ लें कि भारत की राजधानी क्या है, तो क्या देंगे आंसर, दिल्ली। तो उसमें एक आंसर, एक फिक्स आंसर होता है। तो जब एक फिक्स आंसर होता है किसी चीज़ का तो उसे हम लोग अभिसारी चिंतन कह सकते हैं कि एक फिक्स आंसर है, उसमें बच्चा ज़्यादा सोचने का उसे मौका नहीं मिलता। लेकिन जब आप अपसारी चिंतन करवाते हैं बच्चों से, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसके कई सारे आंसर हो सकते हैं, तो बच्चा अपसारी चिंतन करता है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं। दूसरा है लक्ष्योन्मुखी, इसका एक लक्ष्य फिक्स होता है कि हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। जो क्रिएटिव बच्चा होगा वो क्या करेगा, एक लक्ष्य होगा उसका, उसे प्राप्त करने के लिए चीज़ों को करेगा। तीसरा एक्सपीरियंस तथा कल्पना पर आधारित होता है। ठीक है, आप ऐसी किसी चीज़ का सृजन नहीं कर सकते, नहीं क्रिएट कर सकते हैं जब तक आपके अंदर एक्सपीरियंस नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, आप कल्पना नहीं करेंगे। ठीक है, कल्पना पर आधारित होता है कोई भी क्रिएटिविटी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि विशेषताएं क्या है। पहला अपसारी चिंतन, उसके आधार पर ही आप क्या कर सकते हैं, सृजन कर सकते हैं किसी चीज़ का। लक्ष्योन्मुखी, आपका एक लक्ष्य होगा तभी आप सृजन कर सकते हैं। और तीसरा अनुभव तथा कल्पना पर आधारित, आपकी कल्पना शक्ति अच्छी होगी तो आप अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं चीज़ों को, एक्सपीरियंस होगा तो अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये होती हैं विशेषताएं। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे हम लोग कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब ये ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, मानसिक उद्वेलीकरण कहते हैं इसे इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में, तो मानसिक उद्वेलीकरण कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग को। और याद रखना ये किसने दिया है, तो इसका प्रतिपादन किया था ओसबॉर्न ने। किसने दिया था, ओसबर्न ने ये दिया था। इसके प्रतिपादक हैं ओसबर्न, इन्होंने ये दिया था। इन्होंने क्या बताया कि इसमें छात्रों के सामने एक समस्या दी जाती है, छात्र अपने मन में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के समाधान पर शिक्षक से चर्चा कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई समस्या आपने बच्चों को दे दी, अब बच्चे क्या कर रहे हैं, उस समस्या के लिए उनके मन में जो भी विचार आ रहे हैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कि सर ये कैसे हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ये क्यों नहीं हो रहा है, मुझे तो लगता है सर ये होना चाहिए। तो ये क्या कर रहे हैं बच्चे, अपनी बातों को डिस्कस कर रहे हैं, जो भी समस्या थी उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उनके मन में जो भी विचार आ रहे हैं वो टीचर के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कहलाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। और ये क्यों ज़रूरी होता है, तो इससे बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिएटिव बनते हैं, उनके अंदर नई नई चीज़ें आती हैं, उन्हें समझ में आता है कि अच्छा ये इसलिए नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं बच्चे को। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग समझ में आ गया, मानसिक उद्वेलीकरण प्रतिपादन किया था ओसबर्न ने। इसमें छात्रों के सामने एक समस्या दी जाती है और छात्र अपने मन में उत्पन्न जो विभिन्न प्रकार के विचार होते हैं उसके साथ टीचर के साथ मिलकर डिस्कस करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है। तो देखिए शिक्षा की बात हो रही है तो शिक्षा में क्रिएटिविटी का यूज़ चिंतन के रूप में होता है, यानी थिंकिंग के रूप में होता है। अगर आप बच्चे से सवाल करेंगे तो बच्चे कई सारे आंसर ढूंढ के लाएगा और बताएगा आपको, तो ये क्रिएटिविटी है। तो क्रिएटिविटी के माध्यम से ही वो बच्चा आंसर दे पाता है। नोट करने वाली चीज़ क्या है, गिलफोर्ड ने कहा कि अपसारी चिंतन ही सृजनात्मकता का मुख्य आधार है, क्योंकि ये एक समस्या के कई समाधान निकालने में मदद करता है। तो गिलफोर्ड ने क्या कहा था, इंपॉर्टेंट है ये चीज़, कि किसने कहा था कि अपसारी चिंतन ही सृजनात्मकता का मुख्य आधार है, तो ये कहा था गिलफोर्ड ने। इन्होंने कहा कि क्रिएटिव बंदा वही है जो अपसारी चिंतन करेगा, जो अपसारी चिंतन नहीं कर पाएगा वो बंदा कभी भी क्रिएटिव नहीं हो सकता।
क्लियर है कि जो बच्चा अपसारी चिंतन करेगा वो क्रिएटिव होगा, जो नहीं कर पाएगा वो क्रिएटिव नहीं होगा। और अपसारी चिंतन का मतलब क्या होता है कि एक सवाल के कई सारे आंसर ढूंढ लेना। मान ली कोई समस्या आती है, उसके कई सारे समाधान ढूंढ लेगा जो बंदा, वही अपसारी चिंतन करता है और वही क्रिएटिव होगा। तो ये गिलफोर्ड का कहना था। जी वालस ने क्या कहा ये देख लेते हैं। तो जी वालस जो थे, यानी कि इनका नाम था ग्राम वालस, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द आर्ट ऑफ थॉट। कौन सी पुस्तक थी? तो द आर्ट ऑफ थॉट। इसमें रचनात्मक प्रक्रिया के 4 चरण बताएं, यानी कि जो ये क्रिएटिविटी प्रोसेस है इसके 4 चरण बताएं। वो 4 चरण क्या हैं? देखिए ये भी चीज़ याद रखना कि सृजनात्मकता और रचनात्मकता ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही चीज़ें हैं। एक तरीके से क्या कह सकते हैं, पर्यायवाची कह सकते हैं इनको, ठीक है। तो याद रखना कि जो जी वालस थे इन्होंने अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ थॉट में रचनात्मकता प्रक्रिया के 4 चरण बताएं। अब ये 4 चरण कौन से हैं? पहला तैयारी, दूसरा उस्मायन जिसे अवधान भी कहते हैं, तीसरा अंतर्दृष्टि या प्रदीप्ति, और चौथा है आपका सत्यापन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं तैयारी क्या है। समस्या को समझा जाता है तथा संबंधित जानकारी इकट्ठी की जाती है। मान लिया कोई समस्या आपके पास आ गई, ठीक है, अब आपके सामने समस्या है, आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप क्या करेंगे? तैयारी करेंगे। पहले पहले आप समस्या को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैथ का कोई सवाल है, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप पहले क्या करें? मैथ के सवाल को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। फिर उससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी आप उससे कलेक्ट करेंगे, कौन सा फॉर्मूला इसमें लग सकता है, कौन सा नहीं लग सकता। तो आप क्या कर रहे हैं? समस्या को समझ रहे हैं और संबंधित जानकारी को इकट्ठा कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? उस्मायन या अवधान। इसमें क्या होता है? व्यक्ति सचेत रूप से समस्या के बारे में सोचना बंद कर देता है। इसमें विचार अवचेतन मन में विकसित होते हैं। अब व्यक्ति क्या कर रहा है? अब आंखें बंद करके वो सोच रहा है, ठीक है, उसका दिमाग चल रहा है लेकिन उसका ध्यान इतना नहीं है, वो चेतन रूप से नहीं सोच रहा है उस चीज़ के बारे में, अचेत होकर सोच रहा है कि नहीं यार ठीक है चल रहा है दिमाग में, अच्छा ठीक है, आंखें बंद है और बस सोच रहा है, और अचानक से वो क्या करेगा? सोचते सोचते पहुंच जाएगा उस जगह तक। तो ये कहलाता है उस्मायन या अवधान। व्यक्ति क्या होता है? सचेत रूप से समस्या के बारे में सोचना बंद कर देता है, यानी कि आंखें खोला है और डिस्कस कर रहा है दोस्तों के साथ, तो वो ऐसे सोचना बंद कर देता है। अब बेचारा उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, अब वो क्या कर रहा है? आंखें बंद कर रहा है, बस सोच रहा है उस चीज़ के बारे में कि यार ये हो गया, अब कैसे करेंगे, कैसे होगी ये बात। तो ऐसे करके वो क्या कर रहा है? अचेतन मन में क्या कर रहा है? उसके बारे में सोच रहा है। तो इसमें जो विचार होते हैं वो अवचेतन मन में विकसित होते हैं। अचानक उसका दिमाग पहुंच जाता है कि यार ये तो आंसर हो सकता है इसका, है ना, बिल्कुल सही जगह पहुंच गया मैं। तो ये होता है उस्मायन अवधान। तीसरा होता है अंतर्दृष्टि या प्रदीप्ति। यह वह क्षण होता है जब समस्या का अचानक समाधान मिलता है, यानी कि उस्मायन में बंदा क्या कर रहा है? वो खाली मन से बस सोच रहा है, दिमाग लगा रहा है, समस्या के बारे में बस सोच रहा है मन ही मन में, ठीक है। वो तब सोच नहीं, मतलब वैसे दिमाग नहीं लगा रहा कि यहाँ लोगों के साथ डिस्कस करे, दोस्तों के साथ ये सारी कि ये कैसे होगा कैसे होगा, वो बस सोच रहा है और अचानक से उसे क्या मिलता है? उसका समाधान मिल जाता है। तो वो क्या कहलाता है? समाधान। वो अंतर्दृष्टि या प्रदीप्ति कहलाता है, ठीक है, इनसाइट, यानी कि वह क्षण जब समस्या का अचानक समाधान मिल जाए, इसे यूरेका मोमेंट भी कहते हैं, ये भी याद रखना। और लास्ट जो स्टेप है वो है सत्यापन, यानी कि वेरिफिकेशन। अंतिम चरण है जहाँ समाधान का मूल्यांकन किया जाता है। अब जो समाधान मिला है, अब हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि वो समाधान सही है कि नहीं है, ठीक है। तो ये 4 चरण बताए थे किसने? ग्राम बेलेस ने 4 चरण बताए थे। कौन से थे? पहला तैयारी यानी कि प्रिपरेशन, दूसरा उस्मायन या अवधान, तीसरा अंतर्दृष्टि या प्रदीप्ति, और लास्ट आपका सत्यापन या वेरिफिकेशन, ठीक है। तो पहले में क्या है? समस्या को हम समझते हैं, उससे संबंधित जो भी जानकारी होती है उसे इकट्ठा करते हैं। दूसरे चरण में हम क्या करते हैं? सचेत रूप से सोचना बंद कर देते हैं समस्या के बारे में, बस विचार जो होते हैं वो अवचेतन मन में विकसित होते हैं, बस थोड़ा सा मतलब उस बारे में सोच रहे होते हैं आंखें बंद करके। तीसरा होता है अंतर्दृष्टि, यानी कि वह क्षण जब समस्या का अचानक समाधान मिल जाता है। और लास्ट होता है सत्यापन, जहाँ पे हम समाधान का जो मूल्यांकन होते हैं वो मूल्यांकन करते हैं कि ये समस्या का जो समाधान मिला है वो ठीक है कि नहीं, तो उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। तो ये 4 चरण याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनशीलता की पहचान के लिए किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? तो कौन व्यक्ति थे जिसने सृजनशीलता की पहचान के लिए, यानी कि कौन बंदा कितना क्रिएटिव है, उसके लिए एक परीक्षण बनाया था? वो किसने बनाया था? सृजनात्मक चिंतन परीक्षण। तो ये बनाया था टॉरेंस ने। इनका नाम याद रखना, टॉरेंस। टॉरेंस ने एक परीक्षण बनाया था जिसे हम लोग कहते हैं सृजनात्मक चिंतन परीक्षण। सृजनात्मक चिंतन परीक्षण, तो इसका निर्माण किया था टॉरेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता, उसे क्या कहते हैं? यानी कि सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति जो होता है वो फालतू की इधर उधर की सूचनाओं पर ज़्यादा फोकस नहीं करता, ध्यान नहीं देता, तो उसको क्या कहते हैं उस अवस्था को? तो उसे कहते हैं हम लोग उद्भवन या उस्मायन। जो उस्मायन जो हमने पढ़ा जी वालस वाला, इसमें जो दूसरा चरण था उसी को कहते हैं, ठीक है। तो उद्भवन या उस्मायन। नाम याद रखना कि सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति जो होता है वो असंगत सूचनाओं को, फालतू की सूचनाओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो क्या कहलाती है अवस्था? तो उसे उद्भवन कहते हैं, उस्मायन कहते हैं या अवधान कहते हैं। अब नेक्स्ट है कि सृजनात्मकता के प्रमुख लक्षण क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो हम जान लेते हैं। तो देखिए, पहला नवीनता, दूसरा मौलिकता यानी कि ओरिजिनल चीज़ें होनी चाहिए,
तीसरा, समस्या समाधान में कुशलता, कि आप समस्या का समाधान कर सकें। फिर है कि जोखिम उठाने की क्षमता होनी चाहिए, जो क्रिएटिव पर्सन होगा वो जोखिम उठाने की कोशिश करेगा, उठाएगा। और फिर कल्पनाशीलता, कि आप बहुत अच्छी कल्पना कर सकें, तो आप क्या हैं, क्रिएटिव हैं। तो यही चीज़ें, ये प्रमुख लक्षण हैं क्रिएटिविटी के। कौन कौन से? नवीनता, यानी कि नई चीज़ होनी चाहिए, नयापन होना चाहिए काम में। दूसरा, मौलिकता होनी चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। समस्या समाधान में कुशलता होनी चाहिए आपके पास, जोखिम उठाने की क्षमता होनी चाहिए, और कल्पनाशीलता होनी चाहिए। तो ये हैं आपके क्रिएटिविटी के प्रमुख लक्षण। अब नेक्स्ट है कि रचनात्मकता और बुद्धि का क्या संबंध होता है, यानी कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का क्या संबंध होता है। ठीक है, क्या हम ये मान लें कि जिसके अंदर ज़्यादा बुद्धि है वो रचनात्मक होगा, या हम कह सकते हैं जो ज़्यादा रचनात्मक होता है उसके अंदर बुद्धि बहुत अच्छी होगी, यानी कि उसका आईक्यू बहुत अच्छा होगा। तो दोनों चीज़ों में क्या संबंध होता है वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि दोनों ही मानसिक क्षमताएं, यानी कि रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, और बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस, दोनों ही क्या है, मानसिक क्षमताएं। दोनों इंपॉर्टेंट हैं पर सिमिलर नहीं है। ठीक है, दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों एक जैसी नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो बुद्धि जो होती है, बुद्धि सीखने, तर्क करने, समस्याओं को हल करने तथा नई परिस्थितियों में समायोजन करने की मानसिक योग्यता है। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि सीखने में हेल्प करती है, आपको तर्क करने में हेल्प करती है, समस्याओं को हल करने में हेल्प करती है, नई परिस्थितियों में समायोजन करने में हेल्प कर। जबकि रचनात्मकता क्या होती है? तो नई, मौलिक, उपयोगी तथा उपयुक्त विचारों, उत्पादों या समाधानों को सृजन करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? वो रचनात्मकता कहलाती है, यानी कि क्रिएटिविटी कहलाती है। कि आप कोई नई चीज़ का सृजन कर रहे हैं जो अपने आप में मौलिक है, ठीक है, उपयोगी है, लोगों के लिए उपयुक्त है। तो ऐसी चीज़ों को अगर आप सृजन कर रहे हैं तो आप कैसे क्रिएटिव हैं। तो दोनों में डिफरेंस आपने देख लिया क्या है। दोनों मानसिक क्षमताएं, लेकिन दोनों महत्वपूर्ण भी हैं, लेकिन दोनों एक जैसी नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, कि जो विद्यार्थी जल्दी सीखते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, तो वो बुद्धिमान हो सकते हैं। मान लीजिए कोई क्लास में आपके बच्चा ऐसा है जो क्या कर रहा है, अच्छे नंबर भी ला रहा है, जल्दी चीज़ों को सीख भी ले रहा है, तो हो सकता है आप उसे बुद्धिमान कहेंगे। बुद्धिमान कहा ही जाता है कि जो ज़्यादा नंबर लाता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटेलिजेंट कहते हैं, कि इंटेलिजेंट है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो लड़का जो है वो क्रिएटिव भी हो। ठीक है, वो विद्यार्थी क्रिएटिव हो। क्यों? क्योंकि वो नए तरीकों को नहीं अपना रहा है। अगर वो नए तरीकों को नहीं अपनाता, नई नई चीज़ें नहीं करता, नई चीज़ों का सृजन नहीं करता, नई तरीके से प्रेजेंट नहीं करता चीज़ों को, तो हम नहीं कह सकते कि वो क्रिएटिव भी होगा। ठीक है, तो रचनात्मक और बुद्धि में आपने डिफरेंस देख लिया, कि जो इंटेलिजेंट होता है वो ज़रूरी नहीं क्रिएटिव हो। लेकिन जो क्रिएटिव है तो हम ये भी नहीं कह सकते कि वो बुद्धिमान होगा, लेकिन वो नए नए समाधान ढूंढ लेता है, नई नई चीज़ों के हल ढूंढ लेता है, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो बुद्धिमान है। अब नोट करने वाली चीज़ क्या है कि टर्मैन जो थे, उन्होंने कहा कि उच्च आईक्यू वाले सभी व्यक्ति रचनात्मक नहीं होते, यानी कि जिनका हायर आईक्यू होता है, जिसका 140, 120, 130, ठीक है, 110 से ऊपर जिसका भी आईक्यू है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे बच्चे रचनात्मक हो, सारे बच्चे क्रिएटिव हो। ये किसने कहा था? टर्मैन ने कहा था। दूसरा क्या है कि गिलफोर्ड ने कहा कि रचनात्मकता के लिए अपसारी चिंतन आवश्यक है, जबकि बुद्धि में अवसारी चिंतन होती है। यानी कि क्रिएटिव होने के लिए बच्चों के अंदर क्या होना चाहिए? अपसारी चिंतन होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपसारी चिंतन कर लेता है तो यानी कि वो क्या है? वो क्रिएटिव है। ये कहा था किसने? गिलफोर्ड ने कहा था। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई बुद्धिमान जो बच्चा होता है उसके अंदर अपसारी चिंतन होता है, वो फिक्स आंसर ढूंढता है, उसके अंदर ऐसी कला नहीं होती कि एक सवाल के कई सारे आंसर ढूंढ ले। तो बुद्धिमान और रचनात्मक दोनों व्यक्तियों को अलग अलग बता दिया था गिलफोर्ड ने। इन्होंने कह दिया कि रचनात्मकता के लिए अपसारी चिंतन जरूरी है, जबकि बुद्धि में अपसारी चिंतन होता है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। इसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली, जेंडर के बारे में जान लिया, सेक्स और जेंडर में अंतर जान लिया, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रोल, जेंडर टाइपिंग, जेंडर वाइज, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग, सेल्फ सोशलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। क्रिएटिविटी के बारे में जान लिया, क्रिएटिविटी के जो 4 तत्व होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया। साथ ही साथ हमने जाना कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं क्रिएटिविटी की। ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में हमने जाना, मानसिक उद्वेलीकरण, जो कई बार पूछा जाता है सीटेट में। ठीक है, तो कुछ आंसर ये जान लिए थे। फिर जी वालस ने जो अपनी बुक थी उनकी द आर्ट ऑफ थॉट, उसमें जो प्रक्रिया बताई रचनात्मक प्रक्रिया, उसके बारे में हमने जान लिया। उसके 4 चरण जो थे वो हमने जाने। क्रिएटिविटी के 4 जो लक्षण होते हैं हमने उनके बारे में जाना। और लास्ट में हमने जाना कि बुद्धि और रचनात्मकता में एक संबंध क्या होता है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने आज की वीडियो में कवर कर ली। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपसे मैं बस यही चाहूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हाइप करें वीडियो को, और आप जिस भी ग्रुप में ऐड हों, चाहे वो किसी भी तरीके का ग्रुप हो पढ़ाई लिखाई का, तो आप उसमें ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।